ये वाला जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो चैप्टर है, वील ट्राई टू फिनिश दैट इन टुडेज क्लास। तो आज हमारा फाइनल टॉपिक ही रह गया था इस पर्टिकुलर चैप्टर से, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एंड शेल। अगर टाइम बचेगा तो फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जो पार्ट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो भी हम स्टार्ट कर लेंगे। बाकी जितना मुझे लग रहा है स्फीयर और शेल वाला पार्ट कर लो तो सही है। तो क्विकली एक बार रिकैप कर लेते हैं जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि स्फीयर तुम्हारे दो तरीके से तुम डिवाइड कर सकते हो। पहला होता है कि सॉलिड स्फीयर होता है और दूसरा हमारे पास शेल होता है ना। एक हमारे पास सॉलिड स्फीयर होता है, एक हमारे पास शेल होता है, और दूसरा एक हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर हो सकता है और एक हमारे पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो सकता है ना। एक कंडक्टिंग स्फीयर होता है, एक हमारे पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है। तो सबके हिसाब से हम देख सकते हैं कि किस तरीके की हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रहेगी। तो अगर आपने देखा हो हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर में हम लोगों ने देखा था कि कंडक्टिंग स्फीयर में सारे के सारे जो चार्जेस है वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। ऑल दी चार्जेस कम एंड दे रिसाइड ऑन द सरफेस। ठीक है। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है, सारे के सारे चार्जेस इसमें भी हमारे सरफेस के ऊपर ही आ जाएंगे। कंडक्टिंग स्फीयर है तो सारे के सारे चार्जेस सरफेस के ऊपर ही रिसाइड करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करके सब सरफेस पे पहुंच जाएंगे। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर भी होगा तुम्हारे पास, जो हॉलो होगा उसमें भी चार्जेस तो तुम्हारे सरफेस पे ही रिसाइड करेंगे और कहीं रिसाइड कर ही नहीं सकते। तो यू गाइस कैन सी दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल दीज थ्री इज द सेम। इन तीनों केसेस में डिस्ट्रीब्यूशन जो रहती है वो सेम रहती है। तो यहाँ पर तुम्हारा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, जो भी पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है, सब सेम आता है। और फाइनल केस हमारा बन जाता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का, जहाँ पे तुम जो भी चार्ज जहां दे रहे हो वो चार्ज वहीं पर रुक जाएगा। जो चार्ज तुम लोग जहां दे रहे हो वो वाला जो चार्ज होगा वो वहीं पर रुक जाएगा। तो इस तरीके की तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। ठीक है। और इसके बाद हम लोगों को यही पढ़ना है कि इन सब केसेस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या क्या एक्सप्रेशन आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा सपोज तुम्हारे पास एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, या फिर हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, या फिर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है। पहले तीन टाइप की अगर कोई भी स्फीयर होंगे तो उसमें ये सेम फॉर्मूलाज चलेंगे। तो इसमें तुम्हें पता है कि जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है कुछ इस तरीके से होती है कि चार्ज तुम्हारा सारा का सारा सरफेस पे रिसाइड करता है। ऑल द चार्जेस रिसाइड ऑन द सरफेस। लेट मी से दैट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिग्मा के तरीके से सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका रेडियस आपका आर के बराबर है। तो बेटा इस सिचुएशन में हमारे दो केसेस बन जाएंगे, है ना। सब में हमारे दो केसेस ही बन रहे हैं। पहला केस वो डिस्कस कर लेते हैं जब आर की वैल्यू इज मच ग्रेटर देन द रेडियस। ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमने ये जो गॉसियन सरफेस बनाई है वो तुम लोगों को विजिबल हो ही रही है। अगर ई डॉट डी ए कैलकुलेट करोगे, ई डॉट डी ए अगर कैलकुलेट करोगे तो हर पॉइंट पे ई और डी ए तुम्हारे 0 डिग्री पे होंगे, है ना। इफ यू आर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एंड डी एट एवरी पॉइंट, दिस विल बी डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड ही होता है, सो दे बोथ विल बी पैरेलल टू ईच अदर। दैट इज व्हाई cos थीटा विल बिकम 1 एंड दिस विल डायरेक्टली कम आउट एज ई डी ए। एंड इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी होनी चाहिए, कितना चार्ज तुम्हारा अंदर है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो बेसिकली दिस शुड बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्टली तुम्हारी आ जाएगी, एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे वो तुम्हारा आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे भी आता है ना तुम्हारा, अगर कोई चार्ज तुम्हारा होता है और उस चार्ज की वजह से वी आर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दिस इज द एक्सप्रेशन विच वी ऑब्टेन। मूविंग ऑन, यू कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ क्यू हियर। क्यू की वैल्यू तुम सिग्मा के टर्म्स में लिख सकते हो। क्या लिखोगे, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यही तो वैल्यू हो जाएगी ना, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा तुम्हारी क्या होती है, चार्ज डिवाइडेड बाय द एरिया। तो 4 पाई आर स्क्वायर से अगर डिवाइड कर देंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। तो यहाँ पर अगर मैं ये वाली वैल्यू प्लग इन करती हूँ तो आई विल गेट द एक्सप्रेशन एज सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये दोनों एक्सप्रेशन तुम्हें पता होने चाहिए। दिस इज ओके गाइस। मूविंग ऑन, वी कैन डिस्कस द नेक्स्ट केस एज वेल। अब अगला केस भी अगर हम डिस्कस करते हैं तो अब अगले केस में क्या करेंगे हम, वी विल कंसिडर अ पॉइंट आर विच इज एट अ डिस्टेंस विच इज लेस देन द रेडियस। तो इसका भी बड़ा सिंपल सा मामला है, इसका भी बड़ा सिंपल सा मामला है। अगर तुम्हारे पास कोई भी एक बड़ा सा ऐसे स्फीयर है, अगर तुम्हारे पास कोई भी इस तरीके से स्फीयर है जिसका रेडियस आर के बराबर होता है, यू नो द रेडियस इज इक्वल टू आर, और चार्ज इस पे खाली सरफेस पे रिसाइड करेगा, है ना। चार्ज इस केस में खाली सरफेस पे रिसाइड करेगा। तो अगर अंदर कोई पॉइंट होगा तो क्या होगा उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, खुद सोच के बताओ, खुद सोच के बताओ बेटा। अगर अंदर कोई पॉइंट है उस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी। इफ आई एम हैविंग अ पॉइंट व्हिच इज इनसाइड, वेरी गुड, जीरो। चार्ज ही नहीं है अंदर, जीरो, है ना। तो यहाँ पर आपका जो इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए है, ई डॉट डी ए है वो आपका बन जाएगा ई इंटीग्रल ऑफ डी ए बन जाएगा। बट इसकी वैल्यू तो आपकी क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है ना, तो ये तो जीरो हो जाएगी।
क्यू इनसाइड की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से तुम देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तुम्हारे पास 0 आती है। ठीक है बच्चों, तो इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, इस केस में अगर आप ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हो तो आपके पास कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है। ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तुम्हारा आर है, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनिशियली वी सी दैट टिल आर इज इक्वल टू आर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा व्हेन द रेडियस at the surface of the particular sphere. So electric field will achieve the maximum value, which will be equal to K capital Q upon R square. And then it will start on decreasing because it is inversely related to R. है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके का आपके पास ग्राफ बनता है। सही है बच्चों, चलूं आगे। ठीक है, अब अगला केस हम सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का देख सकते हैं। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में खाली आर लेस देन आर वाला जो पार्ट होता है वो अलग होता है, बाकी सारा केस सेम रहता है। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में मेरा जो चार्ज है वो कुछ ऐसे बढ़िया अंदर की साइड पे लगा हुआ होता है, और अगर हम एक सरफेस कंसिडर कर लें बाहर की साइड पे, अगर आप एक सरफेस इस तरीके से कंसिडर कर लोगे गॉसियन सरफेस, क्योंकि हमें बाहर वाले पॉइंट पे निकालना है, तो वही वाला तुम्हारा सेम का सेम जो भी अभी हमने डेरिवेशन करी है वो यहाँ पर भी एक्ट करेगी। और इस केस में भी जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालोगे तो वही आ जाएगी के क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर ही आ जाएगी, क्योंकि सारा का सारा जो चार्ज है वो तुम्हारा अंदर ही रिसाइड कर रहा है। अगर तुम्हें जो भी क्वेश्चन है वो रो के टर्म्स में गिवन है, तो तुम्हें पता है कि चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। चार्ज की वैल्यू हो जाएगी रो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, तो दिस विल बी इक्वल टू रो इनटू 4 पाई बाय 3 आर क्यूब, capital R का cube, where R is the radius of this sphere. So when I substitute this value in this case, and K की जगह I can write 1 upon 4 pi epsilon naught, और चार्ज की जगह मैं ये वाली जो वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट कर देती हूँ, तो मेरे पास एक और वैल्यू आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, आज क्लास में बच्चे कम है तो तुम्हारा माइक्रोफोन भी ऑन कर देती हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है बेटा, सही है ये वाला केस। इज दिस ओके? यस मैम, यस मैम, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। एक सेकंड, लेट मी गिव यू द एक्सेस ऑफ माइक। ठीक है, माइक्रोफोन का एक्सेस भी दे दिया, कोई डाउट वगैरह पूछना है तो तुम माइक्रोफोन से भी पूछ सकते हो। ठीक है, जब बच्चे कम होंगे थोड़े से तो माइक्रोफोन का एक्सेस दे दूंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ताकि तुम लोगों को डिस्टर्बेंस कमी हो। इसके बाद बेटा अब अगला जो केस बनेगा वो थोड़ा सा आपका डिफरेंट बनता है। अगला केस बनता है जब जो तुम्हें पॉइंट पे निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इनसाइड। ठीक है, जो भी तुम्हारा स्फीयर है उसके अंदर है। अब तुम्हें पता है तुम्हारा जो चार्ज है वो मस्त ऐसे स्फीयर के अंदर भी लाई कर रहा है, जो चार्ज है वो तुम्हारा मस्त स्फीयर के अंदर भी लाई कर रहा है। तो अगर मैं कोई भी पॉइंट पे निकालना चाहती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू विच इज एट सम डिस्टेंस स्मॉल आर, तो इसके अंदर जो चार्ज की वैल्यू होगी मुझे वो निकालनी पड़ेगी। है ना, इस चीज से सब लोग अग्री कर रहे हो? तो अंदर चार्ज की क्या वैल्यू आ जाएगी इस एरिया के, रो मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर स्क्वायर आर क्यूब। जितनी ये वॉल्यूम है उसके अंदर जितना मेरा माल है उसी के अंदर तो मेरा चार्ज होएगा ना, तो रो से मैंने इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मेरे पास चार्ज की वैल्यू आ पाए। इज दिस पार्ट ओके टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है बच्चों, तो अगर अब मैं आगे चलती हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तुम्हारी एक तरीके से तुम्हें पता है ई डॉट इंटीग्रल ऑफ डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। सब केसेस में यही सेम वैल्यू आई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितना चार्ज तुम्हारा अंदर है, रो इंटू 4 पाई स्मॉल आर क्यूब अपॉन 3 डिवाइडेड बाय एरिया कितना है इसका, 4 पाई आर स्क्वायर। है ना, द एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस इन दिस केस इज 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। इसको जब तुम लोग सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। एक सेकंड बेटा, स्क्रीन स्टक है, अभी आ गई, अभी आ गई बच्चों, वैल्यू दिख रही है? ठीक है बेटा, अगर यहीं पर इस वाले एक्सप्रेशन में मैं रो की वैल्यू जो है वो सब्सटीट्यूट कर दूं, इसी एक्सप्रेशन में अगर मैं रो की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देती हूँ तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ इस तरीके से आ जाता है
के क्यू इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, अगर तुम रो की जगह 4 पाई बाय 3, रो की जगह तुम लिख दो चार्ज अपॉन 4 पाई बाय 3 कैपिटल आर क्यू, तो तुम्हारे पास ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा। सही है, ये वाली दोनों डेरिवेशंस तुम लोगों ने अपने स्कूल में भी करी होंगी। इज दिस ऑल्सो ओके गाइस? यस मैम। यस मैम। किसी बच्चे ने हैंड रेस किया है, कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चों यहाँ तक। नो मैम, ऑल क्लियर। ऑल क्लियर, ठीक है। इसका भी तुम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। अब इसका ग्राफ और उसका ग्राफ थोड़ा अलग आएगा, इसका ग्राफ और उस दूसरे वाले का जो ग्राफ है वो थोड़ा अलग आएगा। यहाँ पर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर आर इज ग्रेटर देन आर, तब तो तुम्हारा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही आ रहा है, और अगर रो के टर्म्स में लिखोगे तो रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर आएगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आर की वैल्यू लेस देन आर है, तो तुम देख सकते हो तुम्हारी जो वैल्यू आ रही है दैट इज रो इंटू स्मॉल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, मतलब आर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैल्यू आ रही है ना बेटा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी के क्यू इंटू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब। मतलब जब तक तुम्हारा जो पॉइंट है दैट इज इनसाइड द स्फीयर, जब तक तुम्हारा जो पॉइंट है दैट इज इनसाइड द स्फीयर, तो इनसाइड द स्फीयर वाले केस तक मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इज कमिंग आउट टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जैसे जैसे मेरा आर की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है, विच इज समथिंग विच यू शुड एक्सपेक्ट एज वेल, क्योंकि जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे तुम्हारा जो चार्ज एनक्लोज्ड है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, देन इट रीचेस अ मैक्सिमम वैल्यू विच इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एंड उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है बिकॉज इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। इज दिस पार्ट ऑल्सो ओके गाइस? अब इसके थोड़े सवाल सॉल्व करें। ठीक है, यस मैम। चलो ये वाला सवाल सॉल्व करके बताओ, ये बहुत सिंपल सवाल है। यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस इन लाइक अ फ्यू सेकंड्स ओनली। सिंपल सिंपल सवाल से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे मुश्किल मुश्किल पे मूव ऑन करेंगे। बहुत ही सिंपल सवाल है भाई। तुम्हें क्या गिवन है कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उसका अननोन चार्ज है। तुम्हें रेडियस की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर माने 0.1 मीटर, है ना। उस पे कुछ यस मैम। अननोन, उस पे अननोन चार्ज है, तुम्हें चार्ज की वैल्यू तो निकालनी होगी और तो कुछ है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो किस पॉइंट पे तुम्हें गिवन है उसकी वैल्यू होगी 0.2 मीटर के बराबर। इज दिस ऑल्सो ओके? यस मैम। है ना बेटा, तो अब तो निकल जाएगा आंसर। ये वाला जो पॉइंट है तुम देख सकते हो कि तुम्हारे स्फीयर के बाहर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई, के क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर, है ना। तो तुम्हें ये जो रेडियस की वैल्यू गिवन है वो तो फालतू में ही गिवन है, तो क्यू की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर अपॉन के। तो कर लो यार, 1.5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 0.04 आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। सो व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट द आंसर। जो मेरा आंसर आया था वो आया था 6.67 नैनो कूलम। ठीक है, इसके अलावा तुम लोगों को ये भी गिवन है कि डायरेक्शन जो है दैट इज रेडियली इनवर्ड। तो रेडियली इनवर्ड होने का मतलब है इसका साइन नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव। सही है, यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, ट्राई टू सॉल्व दिस वन। ट्राई टू सॉल्व दिस वन। ठीक है, इसको कैसे करोगे। अब तुम्हें स्फेरिकल कंडक्टर गिवन है, स्फेरिकल कंडक्टर गिवन है जिसका रेडियस जो है वो तुम्हें गिवन है 12 सेंटीमीटर, मतलब 12 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, और इसके अलावा तुम्हें गिवन है उस पर चार्ज कितना है, चार्ज की वैल्यू तुम्हें कितनी गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम।
आप लोगों को पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इनसाइड द स्फीयर, तो बेटा स्फेरिकल कंडक्टर गिवन है। अच्छा, स्फेरिकल कंडक्टर गिवन है, तो कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर की साइड पे जीरो ही आ जाएगा। व्हेन आर इज लेस देन आर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो जीरो ही हो जाएगी, अंदर तो कोई चार्ज है नहीं। ठीक है, माइनस। सेकंड सेकंड पार्ट डिस्कस कर लो। माइनस नहीं, जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है। अब सेकंड मैम केस आपको सेकंड बोला का 10⁻3 10 टू द पावर 5 आएगा, एक बार चेक करो। मैम 10/3 आ इलेक्ट्रिक रहा है। फील्ड, यस मैम मैम 5 3 एक आ रहा सेकंड अभी एक बार चेक करते हैं, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो अगर ये मैं वैल्यू निकालती हूँ तो ये कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय क्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर करोगे तो 144 इंटू 10⁻⁻4 आएगा। मैम 5 आ गया, 10/5 आ गया। आ गया ना, मेरा भी आंसर 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम आया। ठीक है, एक बार कैलकुलेट करके देखेंगे सब बच्चे। और फाइनल पार्ट जो है वो कर लो। फाइनल पार्ट में तुम्हें बोला है ए बी डी, लिख रही हूँ मैं, अच्छा रात तक मेरा भी थोड़ा सा दिमाग थक जाता है। R is equals to R, फाइनल तुम्हें बोला है एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, मतलब R इज ग्रेटर देन R वाला केस है। तो यहाँ पर भी डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन यूज कर लो, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय, अब 18 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो 18 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर तुम करोगे। अब ये कैलकुलेशन सब बच्चे घर पे करेंगे, कैलकुलेशन करवाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये मेरा जो आंसर आया था दिस वाज 4.4 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। निकल जाएंगी ये, कैलकुलेशंस हो जाएंगी। यस मैम, मैम हमारा आंसर। ठीक है, अब अगली चीज में इस तरीके की बात करते हैं, अगर हमारे पास कॉन्सेंट्रिक शेल्स होते हैं तब क्या होता है। ठीक है, अगर हमारे पास कॉन्सेंट्रिक शेल्स होते हैं तब क्या होता है। तो यहाँ पर तुम्हें 1, 2 और 3 पॉइंट पे बताना है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट 1, 2 एंड 3। सो कैन यू ट्राई टू टेल मी व्हाट विल बी द पोटेंशियल, वो पोटेंशियल बोल रही हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैम 3 पे मैम 0 होगा। वेरी गुड, इलेक्ट्रिक फील्ड 3 पे मैम तो जीरो 3 होगा, पे क्योंकि 3 0 वाले पॉइंट और पे आप देखो, 3 पे तो कोई चार्ज ही नहीं है ना। अब सेकंड वाले पे देखो, सेकंड वाले केस में अगर मैं एक मैम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करती हूँ, हाँ वेरी गुड, उसके अंदर Q1 वाला चार्ज है, तो के Q1 अपॉन डिस्टेंस कितना गिवन है R2, तो R2 का होल स्क्वायर। और E3 की वैल्यू कितनी आएगी, अब मैम यहाँ पर K Q2/R3 वेरी गुड, यहाँ पर Q1 और Q2 दोनों चार्ज है, तो K इंटू Q1 प्लस Q2 दोनों चार्जेस की वजह से आएगा ना जो फील्ड आएगा, डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर। इज दिस पार्ट ओके? यस मैम। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है। वैष्णवी बेटा अभी विजिबल है स्क्रीन? ठीक है, स्टक नहीं है, अगर स्टक लग रही है तो एक बार फिर से रिफ्रेश करने की कोशिश करो। बेटा ये क्वेश्चन में ना एक कॉन्सेप्ट तुम्हारा आता है इंड्यूस चार्जेस का, कुछ पढ़ा होगा ना ऐसा इंड्यूस चार्ज वाला। यहाँ Yes, पर ma'am. तुम्हें बोल रखा है कि अंदर की साइड पे Q1 चार्ज प्रेजेंट है। तो भाई अब ये खुद सोचो कि ये तुम्हारा एक कंडक्टिंग शेल है, इसका कुछ शेल आपका कंडक्टिंग के तरीके से है। तो कंडक्टिंग शेल में अगर मैं चार्ज प्लेस कर दूंगी अंदर की साइड पे, ये थिक कंडक्टिंग शेल है, तो ये जो माल है, इस माल के अंदर जो सारे नेगेटिव चार्जेस है वो यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं हो जाएंगे। यस मैम। नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट हो जाएंगे और इस शेल की इनर सरफेस पे इकट्ठे हो जाएंगे। -Q1 चार्ज इस शेल की इनर सरफेस पे इकट्ठा होगा, और यही जो -Q1 चार्ज है इसकी वजह से बचे हुए पॉजिटिव चार्ज रिपेल होकर बाहर चले जाएंगे, तो एक +Q1 चार्ज बाहर आ जाएगा। और जो Q2 चार्ज था बाहर, वो आपको ऑलरेडी गिवन था कि आउटर वाले शेल पे कुछ Q2 चार्ज ऑलरेडी था। सो ये जो येलो से मैंने यहाँ पर लिखा है, दीज आर माई इंड्यूस्ड चार्जेस, दीज आर माई इंड्यूस्ड चार्जेस। इज दिस पार्ट ऑल्सो ओके? यस मैम। ठीक है बच्चों, तो इस सिचुएशन में अब जब आप कैलकुलेशन करोगे अपनी, तो आपको बोला है कि आप मुझे बता दो कि व्हाट इज द इनर सरफेस पे मेरी क्या चार्ज डेंसिटी है और आउटर सरफेस पे मेरी क्या चार्ज डेंसिटी है। तो इनर सरफेस ऑफ द शेल पे चार्ज डेंसिटी है -Q1 चार्ज की वजह से आएगी, सो इट विल बी -Q1 अपॉन 4 पाई, जो एरिया है 4 पाई R1 का स्क्वायर। और आपसे पूछा है कि आउटर शेल पे बताओ क्या आ जाएगी, तो आउटर शेल पे इट विल बी बिकॉज ऑफ बोथ चार्ज Q1 एंड Q2, सो इट विल बी Q1 प्लस Q2 Q1 and Q2 by हाँ 4 pi R2 का स्क्वायर, है ना बेटा। रेडियस इस केस में आपको R2 गिवन है ना, सही है? यस मैम। ठीक है, अभी अगला वाला क्वेश्चन भी देखो, ये भी थोड़ा सा इंड्यूस चार्ज से होगा, इसमें थोड़ी सी हेल्प करने के लिए तुम्हारा बना भी रखा है मैंने पहले से ही।
अब यहाँ पर भी तुम्हें एक पॉइंट चार्ज गिवन है, वही वाला सेम वाला क्वेश्चन है जो अभी पहले किया है ना। अब वहां पे तुम्हारा माइनस Q1 चार्ज अंदर इंड्यूस हो गया और बाहर Q1 और Q2 वाला चार्ज इंड्यूस हो गया। अब इसकी वजह से तुम्हें वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पोटेंशियल वाले क्वेश्चंस भी करेंगे इसलिए मैं बार बार पोटेंशियल बोल रही हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट 1, 2 एंड 3। तो निकल जाएगा है ना। Yes, तुम ma'am. लोगों को पता है कि सबसे पहले अगर गॉस लॉ में लगाती हूँ किसी भी 1, 2, 3 किसी में भी गॉस लॉ अगर मैं लगाती हूँ तो उस केस में लेट मी मेक दिस एज स्टार। तो उस केस में हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा दैट इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA मस्ट बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना बच्चों। तो अगर आप हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और dA देखोगे तो दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। सो इन दिस सिचुएशन यू विल गेट EdA मस्ट बी इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो तुम्हें पता है कि E को बाहर ले आते हैं, dA की जगह हम 4 पाई r² लिख देते हैं इंटीग्रेट करके। 4 पाई r² मस्ट बी इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। तो डायरेक्टली जो भी मेरा चार्ज इनक्लोज्ड होता है उसके ऊपर ये डिपेंड कर जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखती हूँ इस एक्सप्रेशन से, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आ जाएगी, कितना चार्ज इनक्लोज्ड है डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो भी रेडियस है उसका स्क्वायर। इज दिस पार्ट ओके? ठीक है, दिस इज Yes, वैलिड ma'am. फॉर ऑल दी एक्सप्रेशंस ना, चाहे मेरा कुछ भी एक्सप्रेशन हो, अंदर हो बाहर हो, हर जगह पे ये वाला एक्सप्रेशन मेरा वैलिड है। तो सबसे पहले अगर मैं पॉइंट 1 की बात करती हूँ, यहाँ पर आपको पॉइंट 1 जो है वो बाहर गिवन है, तो इस वाले पे कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? Ma'am, Q1 plus Q2 हम्म, by 4 pi epsilon naught r square. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे आपको जो वैल्यू है वो आर ही गिवन है, कुछ आर का स्क्वायर, आर नहीं आया ना लिखा हुआ, हाँ आर का स्क्वायर। अब सेकंड वाले पॉइंट पे बताओ, सेकंड वाले पॉइंट पे कितनी हो जाएगी? मैम इसका होगा Q1 by 4 pi epsilon naught r square. क्यों? मैम क्योंकि जो अंदर वाला जो सरफेस है वहाँ पे माइनस Q1 है। अगर यहाँ पर मैं तो गॉसियन बनाती हूँ तो माइनस Q1 और Q1 तो कैंसिल हो जाएंगे, Yes, ma'am. तो Yes, जीरो नहीं आ ma'am. जाएगा E2 की वैल्यू, Yes, है ना। ma'am. ये तुम्हारी कंडक्टर की प्रॉपर्टीज है सारी की सारी। कंडक्टर की प्रॉपर्टीज में पढ़ा है ना कि कोई भी कंडक्टर का ये जो मटेरियल होता है, ये जो यहाँ पे उसका माल होता है, मीड होता है उस कंडक्टर का, वहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नहीं आता, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता। तो ये चीज तुम यहाँ से प्रूफ भी देख सकते हो। ठीक है, दिस इज अ प्रूफ विच यू गाइस कैन सी फ्रॉम हियर। एडिशनली इफ आई ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ E3, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ E3 बी? अगर मैं यहाँ पर गॉसियन Square. सरफेस, मैम अब E3 Q1 by तुम्हारा 4 pi epsilon naught. वेरी गुड, अब E3 तुम्हारा आ रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ Q1 चार्ज। खाली Q1 चार्ज प्रेजेंट है, अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाती हूँ तो Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखो, इसको कैसे करेंगे, स्लाइड ऐड कर देती हूँ। देखो सब बच्चे बताओ इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पर तुम्हें वेरिएबल मामला गिवन है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पॉपुलर है तो तुम जेई वाले बच्चे हो वैसे भी, है ना बेटा। यहाँ पर तुम्हें क्या बोल रखा है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर आपका यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की कुछ वैल्यू गिवन है जो आर के साथ आपकी चेंज हो रही है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या स्टेप है, आपको दिखाना है कि टोटल चार्ज ऑन दिस स्फीयर इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू। तो कैसे दिखाओगे ये चीज, ये बताओ। सबसे पहला पार्ट अगर कंसिडर करते हैं, सबसे पहला पार्ट अगर कंसिडर करते हो तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक डायग्राम बना लेते हैं। सपोज मेरे पास ये मेरा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके अंदर मस्त ऐसे चार्जेस है ढेर सारे। ठीक है, मस्त ऐसे ढेर सारे चार्जेस है। अब इसके अंदर लेट मी कंसिडर एनी आर्बिट्ररी डिस्टेंस, लेट मी कंसिडर एनी आर्बिट्ररी डिस्टेंस। कोई भी मैं आर्बिट्ररी एक शेल सा कंसिडर कर लेती हूँ जिसका रेडियस आर के बराबर है। कर सकते हैं ना ये चीज, तो हम कर सकते हैं ना ये Yes, चीज, ma'am. तो हम तो इस छोटे से शेल की वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। इस छोटे से शेल की वॉल्यूम निकालने की क्या टेक्निक है, लेट मी से दैट द वॉल्यूम व्हिच इज एनक्लोज्ड बाय दिस शेल इज इक्वल्स टू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। ये ट्रिक सिखा रही हूँ। तो यहाँ से अगर dv की वैल्यू निकालोगे ना, तो dv की वैल्यू पता कितनी आ जाएगी, 4/3 पाई, इसको डिफरेंशिएट कर दो 3r² dr। तो यहां से तुम्हारे पास dv की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4πr² dr। और अगर तुम इस शेल की वॉल्यूम लिखते हो, एक पतला से शेल अगर यहाँ पर तुम ले लेते हो जिसकी थिकनेस dr के बराबर है, तो उसकी भी तो वॉल्यूम यही आएगी।
उसकी भी तो वॉल्यूम ऐसे ही निकालते हो ना, एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस ही तो होती है तुम्हारी वॉल्यूम, तो एरिया हो जाएगा 4πr², थिकनेस उस शेल की तुम्हें dr गिवन है, तो इस तरीके से तुम्हारी छोटी सी वॉल्यूम निकल गई। तो ये जो छोटी सी वॉल्यूम है वो इसके बराबर आ रही है। अब अगर तुम्हें Q की वैल्यू निकालनी है तो Q की वैल्यू इस सिचुएशन में कितनी हो जाएगी, 0 से लेकर r तक इंटीग्रेट कर दो किसको, रो मल्टीप्लाइड बाय dv को। तो कर सकते हैं इसको, एक बार इंटीग्रेट करके बताओ क्या आंसर आएगा। रो की वैल्यू यहाँ पर पुट इन कर देती हूँ, रो नॉट r अपॉन कैपिटल R मल्टीप्लाइड बाय dv की वैल्यू कितनी है, 4πr² dr। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाली सारी टर्म्स तो कॉमन ही आ गई। अच्छा स्टक है, नहीं बेटा विजिबल है स्क्रीन तो, अभी एक बार देखो विजिबल हुई, ठीक है मेरे तो फोन में विजिबल आ रही है वैसे। यस बेटा, तो अब यहाँ से 4π आपका बाहर आ गया, कैपिटल R बाहर आ जाएगा, रो नॉट तुम्हारा बाहर आ जाएगा, 4π बाहर आ गया, और क्या क्या बाहर आएगा, रो नॉट बाहर आ जाएगा, कैपिटल R तुम्हारा बाहर आ जाएगा। यू जस्ट हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, किसको इंटीग्रेट करना है, r³ dr। तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो कुछ r⁴ का फैक्टर आ जाएगा, r⁴/4। तो वहां से तुम्हारा ये एक r कट जाएगा, एक 4 कट जाएगा, तो तुम्हारे पास फाइनल चार्ज की वैल्यू वही आ जाएगी जो ऊपर तुम्हारी गिवन है। When you calculate this, you will get the value of final charge as pi rho naught r³। Is this okay? This is not difficult? Yes, ma'am. ठीक है, हो जाएगा, इस तरीके का कुछ आएगा तो इसका अगला वाला पार्ट करवाऊं। Yes, ma'am. ठीक है, अब इसके अगले वाले पार्ट में क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फीयर एट एनी पॉइंट की वैल्यू तुम लोगों को निकालनी है। तो स्टेप्स वही रहेंगे, एग्जैक्टली हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। ठीक है बेटा, जो हमने अभी तक सारे के सारे जो डेरिवेशन में करे हैं, अब तुम्हारे पास इस तरीके का एक, अभी मेरी स्क्रीन स्टक है, Yes, ma'am. अभी मुझे दिख रहा है वो स्क्रीन स्टक है, मैं उसको रिफ्रेश ही कर रही हूँ बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हें मस्त इसके अंदर कुछ चार्जेस गिवन है, रैंडम चार्जेस बना रही हूँ ताकि समझ जाओ कि इसके अंदर में चार्जेस है। Now suppose the radius of this is capital R that is given to you. I have to find out what is the electric field at this small distance which is equal to small r. ये हमें निकालना है। तो ये निकालने के लिए स्टेप्स तो वही रहेंगे जो अभी तक पहले करके आए हैं। इंटीग्रल ऑफ मैम E डॉट dA, इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA विल बी इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA निकालेंगे तो ये हमारे पास E डॉट 4πr² आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना चार्ज तुम्हारा इनक्लोज्ड है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही तो आती है वैल्यू। तो हमारा काम इस क्वेश्चन में खाली इतना है कि यहाँ पर चार्ज इनक्लोज्ड कितना है उसकी हमें वैल्यू निकालनी है। अब वो कैसे निकालोगे, जैसे हमने पिछले केस में पूरे के पूरे स्फीयर के लिए चार्ज निकाला था, अगर मैं खाली इंटीग्रल की लिमिट चेंज कर दूं तो मेरे पास इस छोटे से स्फीयर में चार्ज आ जाएगा। मतलब इफ आई चेंज द लिमिट फ्रॉम 0 टू स्मॉल r and I do rho dv, then I will get the charge inside this small sphere which I have drawn. Agreed? Yes, ठीक है, ma'am. ये तो पूरा का पूरा सेम इंटीग्रल आ गया, उसमें मेरा 4π रो नॉट अपॉन r कॉमन आया था, इंटीग्रल ऑफ 0 से लेकर r स्मॉल r³ dr। इसको जब करूंगी तो क्या आ जाएगा, 4π रो नॉट अपॉन r मल्टीप्लाइड बाय r की पावर 4 अपॉन 4, ये आएगा ना। तो Q इनसाइड की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 4 से 4 कट गया, पाई रो नॉट r⁴ अपॉन पाई रो नॉट r⁴ अपॉन 4r, ये वैल्यू आ गई। इज दिस पार्ट ओके एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है बेटा, अब इसके आगे भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्रेशन कर सकती हूँ। क्या एक्सप्रेशन करूंगी, मैम 4 से तो 4 कट गया ना। अच्छा 4 से 4 कट गया, ठीक है बेटा, तो 4 हटा देते हैं, सही है। ठीक है बेटा, यहाँ पर लेट मी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस बाय पाई इंटू रो नॉट r⁴ अपॉन r है मेरे पास। लेट मी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस बाय r का क्यूब एंड r का क्यूब। तो अभी हमने पिछली वाली स्लाइड में निकाला था कि टोटल चार्ज स्फीयर पे कितना है, पाई रो नॉट कैपिटल r³। सो आई कैन राइट द चार्ज इनक्लोज्ड एज q इंटू r⁴ अपॉन कैपिटल r⁴। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी आ जाएगी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कितना होना चाहिए, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय 1/4π इंटू स्मॉल r का होल स्क्वायर, और यहाँ पर एक एप्सिलॉन नॉट का फैक्टर भी आ जाएगा। तो एक तो तुम्हारे पास 4π एप्सिलॉन नॉट आ गया, r² और r4 कैंसिल आउट हो जाएगा,
So what is the final value of electric field which you will obtain? KQ small r square upon capital R raised to the power 4. Is this part okay? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, यहाँ पे ma'am. सब बच्चे अग्री कर रहे हैं मेरे साथ? चलूं आगे? Yes, ma'am. चलो ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ कैसे करेंगे। यहाँ पर भी सेम ही जो हमने पिछला क्वेश्चन देखा उसी की तरीके से क्वेश्चन है, बस आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग गिवन है। ओनली द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरिंग इन दिस केस। बताओ कैसे करोगे, एक बार ट्राई करो सॉल्व करने की कॉपीज में सब बच्चे। चलो सॉल्व करते हैं साथ में। ठीक है बेटा, वही सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको रो की वैल्यू रो नॉट आर की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर भी आप ये सेम एनालिसिस यूज करोगे कि सपोज वॉल्यूम मेरी 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब है। अगर मैं डीवी की वैल्यू लिखती हूँ तो वो हमारी कितनी आई थी? 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, है ना। ये तो हमने देखा भी था कि एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस से हमारी ये वॉल्यूम आ जाएगी। सो नाउ इफ वी वांट टू कैलकुलेट द टोटल चार्ज, आपको बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो एट अ डिस्टेंस r सच दैट स्मॉल r की वैल्यू इज ग्रेटर देन r। तो एक तरीके से के क्यू अपॉन आर स्क्वायर तो निकालना है, तो क्यू की वैल्यू निकाल लो। क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू लेकर r रो डीवी, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 से लेकर r। अब इसकी वैल्यू आपको गिवन है रो नॉट r मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो निकल जाएगी बेटा ये वैल्यू भी। क्यू की वैल्यू भी निकाल लोगे, कितनी आएगी? 4 पाई रो नॉट तो बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ आर क्यूब डी आर बन जाएगा फ्रॉम 0 टू r। तो क्यू की वैल्यू जो मेरी आई थी दैट वाज 4 पाई रो नॉट मल्टीप्लाइड बाय r का पावर 4 अपॉन 4। सो दिस विल केम आउट टू बी 4 पाई रो नॉट, 4 से 4 कट जाएगा, तुम्हारे पास खाली बचेगा क्या? पाई रो नॉट r रेज टू द पावर 4। इज दिस ओके? सही है बच्चों? Yes, ma'am. अब अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिंपल है, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट multiplied by 4 pi into the area 4 pi r square. So when you plug this value in here, क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? पाई रो नॉट r raised to the power 4 divided by epsilon नॉट multiplied by 4 pi r का स्क्वायर। तो 4 pi epsilon नॉट जो है वो मेरा ऊपर जाकर k की वैल्यू ले लेगा, या फिर ये काट दो, पाई से पाई काट दो। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तुम्हारे पास पाई से पाई कट गया, तो बचेगी क्या? रो नॉट r raised to 4 अपॉन 4 r स्क्वायर एप्सिलॉन। इसको के टर्म्स में लिखना है तो के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, वो तुम अपने ऑप्शंस में देख लेना कि ऑप्शंस तुम्हें किस तरीके से गिवन है। सही है बेटा? सेम तरीके से जो पिछला क्वेश्चन किया वही ये क्वेश्चन आ जाएगा। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा होमवर्क भी तुम लोग लोगे। होमवर्क क्या लोगे? दैट यू विल फाइंड, जैसे हमने पिछले केस में किया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट विच इज इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, अभी पिछले केस में पूरी करी थी ना इंटीग्रेशन, जहां पे हमने देखा था कि क्यू इनक्लोज्ड की क्या वैल्यू आएगी। उसी तरीके से इंटीग्रेशन, ट्राई टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट वेयर आर इज लेस देन कैपिटल। चलो बच्चों आगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा। अब एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको कैसे करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में तुम्हें गिवन क्या है ये क्वेश्चन समझो पहले। A charge Q is distributed uniformly within the material of a hollow non-conducting sphere of inner and outer radius R1 and R2। तो बेटा तुम्हें एक hollow non-conducting sphere गिवन है। ठीक है, इस तरीके से बड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, बट ठीक है थोड़ा समझ लो। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें एक, जब मैं बना रही हूँ ना तो और बुरा बन रहा है। तुम्हारी कॉपी में बन गया 2 स्फीयर सही? Yes, ma'am. ठीक है, कॉपी में, हाँ चलो अब मेरा ही बन गया। ठीक है, इस तरीके का तुम्हें गिवन है और बोला है कि चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द मटेरियल ऑफ अ हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। मतलब जो चार्ज है वो हमने इस मटेरियल के अंदर पूरा मस्त डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ठीक है, तुम्हें ये दोनों रेडियस भी गिवन है, एक रेडियस तुम्हें गिवन है R1, दूसरे का रेडियस जो है वो तुम्हें गिवन है एज R2। तुम लोगों से पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो
एट अ पॉइंट वेयर आर इज लेस देन R1। सबसे पहली कंडीशन है आर इज लेस देन R1। इस पर बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? इस पे वैल्यू कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? चार्ज होगा कुछ अंदर, आर इज लेस देन R1 जीरो में मैम नहीं होगा जीरो। ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो आ गया। सेकंड सिचुएशन क्या है? आर इज ग्रेटर देन R2। मतलब पहले केस में तो तुम्हारा पॉइंट कुछ अंदर लाई कर रहा था, अब जो तुम्हारा पॉइंट है वो तुम्हारा कुछ पॉइंट बाहर लाई कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाती तो कोई चार्ज अंदर नहीं आता, और यहाँ पर अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगी तो पूरा का पूरा चार्ज ही अंदर आ जाएगा, है ना। तो इस सिचुएशन में क्या आएगा? व्हेन आर इज ग्रेटर देन R2 कंप्लीट चार्ज इज इनक्लोज्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी KQ अपॉन स्मॉल r का होल स्क्वायर। इज दिस ओके? ये सही है बेटा? यस मैम। ठीक है, अब हमारा जो मेजर काम है वो ये है कि जो लास्ट वाला स्टेप है वो हमें करना है कि इन दोनों के बीच में जो जगह है उसमें मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रहा है, तो वो वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब हमें बेसिकली करना क्या है कि सपोज हमारे पास ये दो शेल है, इस तरीके से हमारे पास शेल है, इनके बीच में हमने कोई पॉइंट अज्यूम कर लिया है। दिस इज R1, inner radius is R1, outer radius is R2. Now suppose I have assumed this as the point. This is my point and this is at a distance of R. This point is at a distance of small r. तो जो भी मेरा चार्ज होएगा वो कहाँ होएगा? जो भी मेरा चार्ज इंक्लोज होएगा वो इस एरिया में ही तो होगा इंक्लोज, है ना। कैन यू गाइस सी दिस एरिया? ये जो ब्लू ब्लू मैंने मार्क किया है इस एरिया में तो चार्ज आएगा, है ना। दिस विल बी द एरिया वेयर चार्ज विल बी इंक्लोज। अंदर तो कुछ चार्ज है नहीं, चार्ज है ही मेरा खाली इस जगह पे, ठीक है ना बेटा। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब तुम्हें फिर से पता है वही ई डॉट डी ए वाला एक्सप्रेशन हमारे काम आएगा। इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी ई डॉट 4 पाई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर। दिस मस्ट बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब क्या है? दैट ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? चार्ज इनक्लोज्ड कितना होगा इस केस में? चार्ज इनक्लोज्ड की वैल्यू कितनी होगी? रो मैम रो मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई। एरिया कितना हो जाएगा? ये कितने एरिया में चार्ज इंक्लोज्ड है, कितनी वॉल्यूम में चार्ज इंक्लोज्ड है? R minus R1। हाँ, आर माइनस आर के तरीके से आएगा, तो आर का क्यूब वॉल्यूम देखेंगे ना बेटा, तो मतलब 4 पाई आर का क्यूब माइनस 4 पाई R1 का क्यूब, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा ना एक्सप्रेशन। यस मैम। ठीक है बेटा। अब इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करके और भी लिख सकते हैं। इसको मॉडिफाई करके कैसे लिखोगे बताओ? इसमें अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें हम लोग, तो अब तुम्हें एक और चीज भी पता है कि रो की वैल्यू कितनी होती है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो? रो की वैल्यू होती है चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 4 पाई/3। और टोटल वॉल्यूम कितनी है इस पूरे शेल की? R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। सो आई कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ रो हियर। जब मैं रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, मेरे पास बचेगा क्या? ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाइड बाय, मुश्किल तो नहीं होगा ये क्वेश्चन? नो मैम। ठीक है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू R2 का क्यूब माइनस R1 का होल क्यूब। सही है, तो यहां से गंदा सा अजीब सा आंसर आ जाएगा तुम्हारा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के 4 पाई आएगा नीचे, तो के मैंने कॉमन ले लिया, के क्यू आ गया, डिवाइडेड बाय ये R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब कॉमन लिख देती हूँ, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा? R का क्यूब माइनस R1 का क्यूब डिवाइडेड बाय R का होल स्क्वायर, है ना बेटा। तो यहाँ से अगर मैं एक फाइनल वैल्यू इसकी फॉर्म करके लिखती हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू आ जाएगी के क्यू अपॉन R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय R माइनस R1 का क्यूब अपॉन स्मॉल r का होल स्क्वायर। इज दिस ओके गाइस? ठीक है, यहाँ तक सब मेरे साथ है या फिर खो गए हैं बच्चे? मैम नीचे में आर का स्क्वायर कैसे आया? बेटा यहाँ से डिवाइड करा ना, लेफ्ट हैंड साइड से 4 पाई आर स्क्वायर पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो के बन गया, एक आर का स्क्वायर भी तो आएगा। यस मैम समझ आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? चलूं बेटा आगे?
यस मैम। अब इसी का एक सिंपल मेथड होता है, इसी को सॉल्व करने का, इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक सिंपल मेथड होता है, उसको हम कहते हैं कैविटी मेथड। इसके भी 2-3 क्वेश्चंस अभी करवाऊंगी और अच्छे से समझ में आएगा। ऑल्टरनेट मेथड क्या है तुम्हारा, इसको हम क्या कहते हैं, कैविटी मेथड। कैविटी मेथड। तो अब ये कैविटी मेथड क्या भला है कि तुम्हारे को जो क्वेश्चन गिवन है वो कुछ इस तरीके से गिवन है ना, कि ये हमारे पास एक शेल है, इसका रेडियस है r1, इसका रेडियस है r2, और हमारा जो चार्ज है वो इसके बीच में प्रेजेंट है, हमारा जो भी चार्ज है वो इसके बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, तो कैविटी प्रॉब्लम का क्या मतलब होता है बेटा, कि लेट मी री इमेजिन, ये जो भी चीज है मेरे पास, लेट मी री इमेजिन दिस एज अ कंपोनेंट ऑफ टू स्फीयर्स। कि एक तो मेरे पास एक पूरा स्फीयर है, मेरे पास एक पूरा स्फीयर है जिसके अंदर कुछ पूरे में पॉजिटिव चार्ज है, जिसके अंदर कुछ पूरे में पॉजिटिव चार्ज है, जिसका रेडियस मुझे पता है r2 के बराबर है। और इसके साथ साथ में इसी के ऊपर, इसी स्फीयर के एग्जैक्टली ऊपर मैंने एक दूसरा स्फीयर रख रखा है छोटा सा, जिसके अंदर प्योरली नेगेटिव चार्ज है, जिसके अंदर प्योरली नेगेटिव चार्ज है। जो मैंने इसके ऊपर रखा तो इसका ये जो बीच में होल सा बन रहा है ना, उसमें कोई चार्ज नहीं है अब, और इसका जो रेडियस है वो मेरा r2 के बराबर है। ये जो छोटा वाला स्फीयर है इसका रेडियस मेरा r2 के बराबर है। इसको कहते हैं कैविटी प्रॉब्लम। तो तुम इन दोनों स्फीयर्स की वजह से जिस पॉइंट पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिख दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जैसे हमें बोला गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें बताना है एट अ पॉइंट r, तो ये जो पॉइंट r था ये इस स्फीयर के लिए तो अंदर ही है, जो बड़ा वाला स्फीयर है उसके लिए तो अंदर में ही लाई कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अंदर वाले पॉइंट के लिए कितनी होती है, रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना, रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट होती है। और अभी हम लोगों ने देखा है कि ये जो नेगेटिव वाला स्फीयर है इसके लिए जो ये r पॉइंट है वो बाहर लाई करेगा। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की दो वैल्यू आती है, एक तो तुम्हारी होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और अगर तुम इसको रो के टर्म्स में लिखोगे, अगर तुम इसको भी रो के टर्म्स में लिखोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू आ जाती है रो इंटू r1 का क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r का होल स्क्वायर। इज दिस पार्ट ओके? ये वाली चीज हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ ली थी, यस मैम। ठीक है। तो अब दोनों की वजह से इस पॉइंट पे, जो भी पॉइंट, अगर तुम सेम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो सपोज, ठीक है, कौन सा पॉइंट लिया है यहाँ पर, कुछ इस तरीके से पॉइंट लिया ना मैंने, इस तरीके से मेरा अंदर की साइड पे पॉइंट आया, तो ये पॉजिटिव वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ ऐसे आएगी, नेगेटिव वाले वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ ऐसे आएगी। तो दोनों को मुझे माइनस करना पड़ेगा नेट फील्ड निकालने के लिए, है ना बेटा। तो अगर मुझे नेट फील्ड निकालना है तो आई विल हैव टू सब्ट्रैक्ट द टू, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑपोजिट हो जाती है। तो E1 माइनस E2 का केस बनेगा इधर। सो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट दिस एक्सप्रेशन व्हाट विल यू गेट, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, ब्रैकेट में तुम्हारे पास क्या बचा, r माइनस r1 क्यूब अपॉन r स्क्वायर, r माइनस r1 का होल क्यूब अपॉन r का होल स्क्वायर। तो अब बच्चे बोलेंगे कि नहीं मैम ये तो पुराने एक्सप्रेशन जैसा नहीं है, तो थोड़ा सा मैथ्स कर सकते हो। रो की वैल्यू तुम लोगों को पता है कितनी होती है, q अपॉन 4 पाई बाय 3 r2 का क्यूब माइनस r1 का क्यूब। स्क्रीन पॉज है क्या बेटा? अभी विजिबल है बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो आई कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ रो हियर। व्हेन आई सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई नेट व्हिच आई विल ऑब्टेन? ई नेट की क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 3 ऊपर चला गया, 3q अपॉन 4 पाई r2 का क्यूब माइनस r1 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू r माइनस r1 का होल क्यूब अपॉन r का स्क्वायर। तो यार ये जब वैल्यू निकालोगे तो जो सेम पहले वैल्यू आई थी ना वही वैल्यू आ जानी चाहिए। मेरी जो वैल्यू आई थी वो आ गई थी के क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बन जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो खाली के क्यू बचेगा, डिवाइडेड बाय r2 का क्यूब माइनस r1 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय r माइनस r1 का क्यूब अपॉन r का स्क्वायर। ये तो वही आंसर आ गया ना जो पिछले केस में भी आया था। ठीक है, तो देख लिया ना हमने, दोनों मेथड से सेम ही आंसर आ रहा है, सही है। यस मैम। ठीक है, इसके क्वेश्चन के मल्टीपल यूजेस हैं। जैसे सपोज मेरे पास इस तरीके का कोई प्रॉब्लम है, तो इस तरीके के प्रॉब्लम में बहुत हेल्प हो जाती है इस क्वेश्चन से, जहां पे मेरी जो कैविटी है वो एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं है, कहीं और है वो कैविटी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम ये वाली जो कैविटी प्रॉब्लम है इसको अच्छे से यूज करेंगे। कैसे यूज करोगे? अब क्या हो रहा है इस सिचुएशन में, आपको एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर गिवन है जिसका रेडियस 4r के बराबर है,
उसके अंदर एक स्फेरिकल कैविटी जिस तरीके से प्रेजेंट है वो भी आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा है. यू हैव टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट विच इज एट 8r डिस्टेंस. ये पॉइंट P है विच इज एट 8r डिस्टेंस फ्रॉम दिस स्फीयर. इसको इमेजिन कर लो कैविटी प्रॉब्लम के तरीके से. कैविटी प्रॉब्लम में कैसे इमेजिन करोगे कि एक तो तुम्हारे पास बड़ा स्फीयर है, क्या बढ़िया स्फीयर बन रहा है, देख रहे हो, मतलब पहली बार इतना परफेक्ट सर्कल बना है मेरा, आई एम वेरी हैप्पी. एक हमारे पास बड़ा स्फीयर है और ये बड़े स्फीयर का तुम्हें बोल रखा है रेडियस 4r के बराबर है. रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय r. अब तुम्हें इसके लिए पॉइंट जो है वो बाहर लाई करेगा. इसके लिए जो पॉइंट है जिसपे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट P, वो कहीं बाहर लाई करेगा. Yes, ma'am. कहीं तुम्हारा पॉइंट P इधर लाई कर रहा है. इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8r और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसे आएगी, पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, Out. है ना. और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी निकाल सकते हो. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी, E1 विल बी इक्वल टू रो r क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. तो एक बार ये वाली वैल्यू पुट करके निकालना, क्या वैल्यू आएगी, r क्यूब मतलब 4r का क्यूब, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64. हाँ ऐसे समझ नहीं आएगा ना. रो मल्टीप्लाइड बाय 64 r क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और r का स्क्वायर करना है. r कितना है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पॉइंट वेयर यू आर सपोज्ड टू डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 8r. तो 8r का स्क्वायर हो जाएगा 64 स्मॉल r स्क्वायर, है ना. तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वैल्यू कितनी आ गई, रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट. इज दिस ओके? Yes, ma'am. अब दूसरी चीज हम लोगों ने क्या बोली थी कि ये कैविटी देख लो, इस कैविटी में बोल दो कि सारा नेगेटिव चार्ज था, है ना. दूसरी चीज हमने यही बोली थी कि अब जो छोटी सी जगह हमें गिवन है उस छोटी सी जगह पे इमेजिन कर लो कि एक कैविटी प्रेजेंट है, उसका रेडियस तुम्हें r के बराबर गिवन है, चार्ज इस पे पूरा नेगेटिव है, रेडियस तुम्हें गिवन है r के बराबर. अब इसके लिए ये जो पॉइंट है ये कितने डिस्टेंस पे है, ये एक बार कैलकुलेट करके बताओ. इसके लिए ये जो पॉइंट है ये कितने डिस्टेंस पे है, Ma'am, R. नहीं, फिर से देखो ये वाला जो पॉइंट है ये कितने डिस्टेंस पे आएगा इसके सेंटर से, Ma'am, 6R. 6r आएगा ना, क्योंकि तुम्हें गिवन है ना बेटा, ये बड़े स्फीयर और छोटे स्फीयर के सेंटर में 2r का डिफरेंस है. तो ये वाला जो सेंटर है इस छोटे वाले स्फीयर का और ये जो पॉइंट है वो 6r डिस्टेंस पे है ना बेटा. So that means that for this sphere, point P is again an outside point which is at a distance of 6r. ठीक है. इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा इस डायरेक्शन में होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड जो E2 की वैल्यू निकालोगे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी एज कंपेयर टू E1. E1 आपका पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन था, तो E2 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, वही सेम एक्सप्रेशन रो r क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर वाला यूज करके. ये स्फीयर वाले सारे एक्सप्रेशंस याद होने चाहिए, स्फीयर का भी, शेल का भी, अंदर का भी, बाहर का भी, सारे याद होने चाहिए. ठीक है बेटा. तो ये वाली वैल्यू जब मैं यहाँ पर प्लग इन करूंगी मेरे पास क्या आंसर आएगा, E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेडियस तो तुम्हारा r के बराबर ही है, तो रो r क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इंटू 36 आ जाएगा ना, 6 का स्क्वायर, तो 108 एप्सिलॉन नॉट आएगा. तो अगर अब मुझे ई नेट की वैल्यू निकालनी है, ई नेट कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2, मतलब रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो r अपॉन 108 एप्सिलॉन नॉट. तो 108 को तुम वो ले लो एलसीएम, इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 35 रो r अपॉन, मैम हाँ रो बेटा. आर क्यूब होगा ना फिर से बोलो बच्चा. मैम, E2 का वैल्यू रो आर क्यूब है. अच्छा नहीं नहीं, वो r नहीं है, वहां पे r ही आएगा. ये r स्क्वायर में जब आप पुट करोगे ना 6r, r की जगह 6r पुट करोगे तो r स्क्वायर से r क्यूब में से एक कैंसिल, दो कैंसिल आउट हो जाएंगे. ठीक है, चेंज कर दिया मैंने वहां पे. Okay, चाहिए पीछे वाले में सही लिखोगे. ठीक है बेटा, क्लियर है. यस मैम. चलूं आगे, एक और क्वेश्चन करवा दूं इस तरीके का. चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर डायग्राम जो है वो तुम्हारा सेम ही है, बस जो कैविटी की पोजीशन है वो चेंज हो गई है. वो मतलब जो पॉइंट जिस पे तुम्हें डिटरमिन करना था वो चेंज हो गया. तो अभी भी सेम तरीके से ही करोगे क्वेश्चन को तो तुम लोग, है ना. इसको इमेजिन कर लो कि तुम्हारे पास एक बड़ा स्फीयर है, वो बड़े स्फीयर का जो रेडियस है वो तुम्हें गिवन है 4r के बराबर, है ना. बड़े स्फीयर का जो रेडियस है वो तुम्हें गिवन है 4r के बराबर. रेडियस इज इक्वल टू 4r. अब तुम्हारा जिस पॉइंट पे तुम्हें फील्ड निकालना है वो कहाँ है, जिस पॉइंट पे तुम्हें फील्ड निकालना है वो इस स्फीयर के अंदर है ना बेटा, है ना. 2r डिस्टेंस पे है ना स्फीयर के.
तो वो जो पॉइंट है वो कुछ इधर है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा बाहर की डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि पॉजिटिव है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या होता है? रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, राइट? इज दिस ओके? Yes, ma'am. Yes. फॉर्मूला फॉर व्हेन द पॉइंट इज इनसाइड द स्फीयर। तो यहाँ पर अगर E1 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी हो जाएगी? R की वैल्यू 2R के बराबर है, तो 2 रो कैपिटल R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इज दिस पार्ट ओके? अब दूसरी साइड पे तुम इसको क्या इमेजिन करोगे कि एक छोटा सा स्फीयर यहाँ पर नेगेटिव 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 का लगा हुआ है। ये जो छोटा सा स्फीयर है इसका रेडियस तुम लोगों को गिवन है एज कैपिटल आर। छोटे से स्फीयर का रेडियस तुम लोगों को कैपिटल आर के बराबर गिवन है। जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है वो कितने डिस्टेंस पे है? Ma'am, 4R. वेरी गुड। जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4R। पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4R, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी तुम्हारा अंदर की डायरेक्शन में लगेगा। तो E2 की वैल्यू किससे निकालोगे? रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर से। आर की वैल्यू तो तुम्हारी आर ही है, यहाँ पर रेडियस जो है वो तुम्हारा आर के ही बराबर है। स्मॉल आर जो है वो 4R के बराबर है, तो 4 का स्क्वायर करोगे 16, 16 3 जा 48, सो यू विल गेट रो आर अपॉन 48 एप्सिलॉन नॉट। इज दिस आल्सो ओके गाइस? ठीक है, तो अब अगर तुम्हें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो कितना हो जाएगा? E1 माइनस E2 एंड दिस विल कम आउट एज, इन दोनों को करना एक बार सब्ट्रैक्ट, क्या आंसर आ रहा है बताओ? Subtract these two, tell me what will be the answer. ठीक है, जब मैंने आंसर निकाला तो यार नीचे 48 तो कॉमन आ गया था, है ना? 48 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। एक बार ट्राई करना सॉल्व करने की। मेरा जो आंसर आया था इस सिचुएशन में, 31 रो R upon 48 R epsilon naught. वेरी गुड बेटा, यही आंसर आ रहा है फाइनल। गुड जॉब। ठीक है, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके के कैविटी प्रॉब्लम हो जाएंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? ऐसे क्वेश्चंस पॉपुलर है तुम्हारे केस में। अब एक और फाइनल प्रॉब्लम देख लो आज की क्लास के लिए, ठीक है? फिर अगली, ये वाला चैप्टर तुम्हारा मेरी साइड से ओवर है बेटा। अब अगली क्लास में तुम्हारा वही पार्ट शुरू करेंगे अपन लोग, वेयर वील टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड देन वील टॉक अबाउट कैपेसिटेंस। ये 3 चीजें हमारी बची हैं, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स निपट जाएगा। फिर तुम्हारा थर्ड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, वो स्टार्ट कर देंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी रिलेटिवली थोड़ा सा छोटा चैप्टर है एज कम्पेयर टू दीज टू। उसके अंदर मेजरली क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने हैं। किरचॉफ लॉ हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर वगैरह हो गए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह कॉन्सेप्ट हो गए। उसके अंदर भी थोड़ा फास्ट फास्ट मूव करेंगे। स्टार्टिंग में डेरिवेशन वाला पोर्शन थोड़ा फास्ट कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन को भी सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना? इस क्वेश्चन को भी सेम तरीके से सॉल्व करोगे। यहाँ पर देखो थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन गिवन है, डिस्टेंस वगैरह तुम्हें गिवन नहीं है कुछ, तो इस क्वेश्चन को भी सेम तरीके से सॉल्व करोगे। सबसे पहले मान लो कि तुम्हारे पास एक बड़ा स्फीयर है, जिसका रेडियस है तुम्हारा आर के बराबर। बड़े स्फीयर का रेडियस है तुम्हारा आर के बराबर, एंड सपोज तुम्हारा ये जो पॉइंट पी है उस पर तुम्हें निकालनी है वैल्यू। ये पॉइंट पी पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। लेट मी से फॉर माय कन्वीनियंस दैट दिस पॉइंट पी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r1। लेट मी से दैट दिस पॉइंट पी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू हो जाएगी बेटा? रो r1 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि r1 की डायरेक्शन में ही आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दिस ओके? Yes, ma'am. ठीक है, और दूसरा, ये तो मेरे पास पॉजिटिव है, दूसरा मैंने मान लिया कि मेरे पास एक छोटा सा नेगेटिव है। थोड़ा बड़ा बना दिया इसको ताकि तुम्हें दिख जाए। एक छोटा सा नेगेटिव वाला स्फीयर है, उस नेगेटिव वाले का मुझे रेडियस नहीं गिवन, बट उसके लिए जो मेरा पॉइंट है उसके लिए भी पॉइंट अंदर ही कहीं लाई कर रहा है। लेट मी से इट इज लाइंग एट अ डिस्टेंस r2। सो बेसिकली दिस डिस्टेंस इज r1 and I am saying that this distance is r2. Is this okay? Yes, ठीक है, ma'am. तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इसमें भी इनसाइड वाला ही एक्सप्रेशन लगेगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन r2 के ऑपोजिट आएगी। सो आई कैन राइट रो r2 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सही है बेटा? Yes, तो ma'am. अब अगर मुझे ई नेट निकालना है तो मैं डायरेक्टली इन दोनों को ऐड कर सकती हूँ। अगर मुझे ई नेट निकालना है तो मैं डायरेक्टली इन दोनों को ऐड कर सकती हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? रो r1 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो r2 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, which is equal to रो r1 minus r2 divided by 3 epsilon naught.
तो अब बेटा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, तुम यहां से ट्राइंगल लॉ अगर लगाते हो तो ट्राइंगल लॉ में देख सकते हो L प्लस R2 मस्ट बी इक्वल टू R1। तो यहां से तुम लोग क्या देख सकते हो, दैट R1 माइनस R2 इज इक्वल टू L। सो आई कैन सब्स्टिट्यूट दिस एक्सप्रेशन हियर। तो एक तरीके से मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, रो वो L अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। सही है। और ये वैल्यू तुम देख सकते हो एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये एक तुम्हारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी तुम्हारा कांस्टेंट ही आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट इनसाइड अ कैविटी, इनसाइड अ कैविटी। इज दिस आल्सो ओके गाइस? यस मैम। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर मेरी साइड से, मतलब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर जो आपका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, आई एम सेइंग दैट इज ओवर फ्रॉम माय साइड। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड वी विल बिगिन द सेकंड चैप्टर बेसिकली।